हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर के 6 यूनिट कैश बुक फिनिश कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपनी 8th यूनिट कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। सर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्यों नहीं पढ़ रहे? बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन यूनिट फिनिश करने के बाद कवर करेंगे। अभी आप लोग मेरी एक बात समझिएगा, क्या ये जो हमारी यूनिट है कौन सी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन और मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों यूनिट हमारी स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उनका पार्ट है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग सारे चैप्टर्स खत्म करने के बाद एट द एंड कवर करने वाले थे, मगर ये दोनों यूनिट मेरे को इंपॉर्टेंट यूनिट लगी, इसलिए मैं उन्हें अकाउंटिंग प्रोसेस के साथ कवर कर लिया हूं। अभी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, जिसको हम लोग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट भी कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं कि हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। लेकिन उसके पहले बेटा आप लोग मेरे को ये बताइएगा, कि हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। यस सर, हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। सर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमारा एम क्या होता है? सर हमारा एम होता है कि हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करें और उस पीरियड के एंड में हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम फाइंड आउट करें, वो हम डिटरमाइन करें। ठीक है सर, हमारे अकाउंटिंग का एम क्या होता है? हमारे अकाउंटिंग का एम होता है कि हम किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करें। ठीक है, और उस पीरियड के एंड में हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग डिटरमाइन करें। ठीक है, अभी आप लोग मेरी एक बात समझिएगा बेटा, सर क्या समझना है? हमें यह समझना है कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से एक्सपेंसेस हैं, उनका नेचर क्या है, क्या वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, मतलब क्या, हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे एक्सपेंसेस का नेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमारे एक्सपेंसेस का नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बेटा एक एक करके मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अपन समझते हैं कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके ऐसे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो और जिनका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में मिले। कहाँ मिले? सेम अकाउंटिंग ईयर में मिले। ऐसे एक्सपेंडिचर्स को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। सर इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? बेटा इनका एग्जाम्पल हो गया आपकी सैलरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है सर, आपका रेंट का एक्सपेंस हो गया, ठीक है सर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, आपके लेबर की वेजेस हो गई। ये सारे एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इनका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा और ये आपके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। सर इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? इनका ट्रीटमेंट बेटा इनको अपन क्या करते हैं, इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है सर, बेटा ये जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये केवल और केवल करंट ईयर रेवेन्यू अर्न करने में मदद करेंगे। ठीक है, केवल और केवल करंट ईयर रेवेन्यू अर्न करने में मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या? ये हो गए हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अपन समझते हैं क्या कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है सर, हम उसको भी समझ लेते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनका बेनिफिट क्या एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, क्या करेंगे? जो आपको एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। क्या देंगे? एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे, ठीक है, फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर।
ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपको फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गए? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको एंड्योरिंग बेनिफिट दें फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर और फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करें। सर इनका एग्जाम्पल क्या हो गया? बेटा इनका एग्जाम्पल हो गया क्या? परचेस करना। क्या परचेस करना? मशीनरी, फर्नीचर, परचेस ऑफ मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, ठीक है सर, बिल्डिंग, ये सारे एक्सपेंसेस आपके क्या होते हैं? कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। सर इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर क्या इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेटा इनको हम ऐसे एक्सपेंडिचर्स को अपन क्या करते हैं? बैलेंस शीट में, कहाँ पे? बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं। और ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, क्या? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट अपन क्या करेंगे? कॉस्ट का सर्टेन पोर्शन, क्या करेंगे? कॉस्ट का सर्टेन पोर्शन क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉस्ट, क्या करेंगे हम लोग? पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे एज डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन, एज डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन, एज डेप्रिसिएशन या फिर एमोर्टाइजेशन। ठीक है, ठीक है। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस हो गए जो आपको एंड्योरिंग बेनिफिट देंगे फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया? मशीन परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, कंप्यूटर परचेस करना। और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? इनको अपन बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस शीट में एज एन असेट शो करते हैं। और ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट सर्टेन पोर्शन ऑफ कॉस्ट पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं थ्रू डिप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये हो गया क्या आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमारे अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट और होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेट से कि अभी क्या चल रहा है? अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 का जो भी रेवेन्यू होगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम एक्सपेंस चार्ज करेंगे। एक्सपेंस चार्ज करेंगे किसका? सेम पीरियड का। क्या करेंगे? सेम पीरियड का एक्सपेंस चार्ज करेंगे। मतलब मेरी बात को समझिएगा, हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल का रेवेन्यू है उस साल के रेवेन्यू के अगेंस्ट उसी साल का एक्सपेंस चार्ज होगा। एक बार फिर से समझना, क्या जो आप लेट से हमारा एग्जांपल क्या था कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रेवेन्यू के अगेंस्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का एक्सपेंस ही चार्ज करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 26-27 या 24-25 का एक्सपेंस चार्ज नहीं करेंगे। मतलब एक बार फिर से और अच्छे से सुनिएगा कि हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस शुड बी, ठीक है सर, चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेम पीरियड मतलब जिस पीरियड का एक्सपेंस उस पीरियड का रेवेन्यू, मतलब जिस पीरियड का रेवेन्यू उस पीरियड का एक्सपेंस, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है सर, इसके एक दो एग्जाम्पल दे देते तो बिल्कुल दे देते हैं बेटा। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन कंसीडर करते हैं, लेट से कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है, और हमारी पॉलिसी क्या है कि हर महीने की सैलरी नेक्स्ट मंथ के 7th को देंगे। ठीक है, लेट से हमारा महीना चल रहा कौन सा? दिसंबर, कि हमारे दिसंबर मंथ की सैलरी हम कब देंगे? हम देंगे सर 7th ऑफ जैन तक। 7th ऑफ जैन को अपन क्या करेंगे? दिसंबर महीने की सैलरी देंगे। ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हर महीने की सैलरी नेक्स्ट महीने की 7 तारीख तक आ जाएगी। ठीक है, लेट से हमारे दिसंबर में की सैलरी बनी कितनी? 50,000 रुपीज़। ठीक है, जो हम पे करेंगे कब? जो हम पे करेंगे 7th जैन को। अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि जो 50,000 की सैलरी है, क्या ये जो 50,000 की सैलरी है, ठीक है, इसको अपन पीएनएल में डेबिट करेंगे? यस सर, पीएनएल में डेबिट करेंगे, मगर किस पीरियड में करेंगे? क्या करेंगे? किस पीरियड में करेंगे?
किस पीरियड में हम इसको डेबिट करेंगे, दिसंबर में करेंगे या जनवरी में करेंगे, दिसंबर में करेंगे या जनवरी में करेंगे। सर एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट जिस पीरियड का रेवेन्यू उस पीरियड का एक्सपेंस, जिस पीरियड का एक्सपेंस उस पीरियड का रेवेन्यू। हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सैलरी मेरी दिसंबर महीने से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, दिसंबर मंथ से रिलेटेड है, तो हम इसको दिसंबर में चार्ज करेंगे, जनवरी में चार्ज नहीं करेंगे। मतलब जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा वो जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा उस पीरियड में चार्ज करेंगे। मतलब एक्सपेंस से होने वाला बेनिफिट जिस पीरियड में रिसीव होगा उस पीरियड में हम एक्सपेंस को चार्ज करेंगे। ये बोलते हैं हमारा क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका एक और अपन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा क्या, 25-26, मतलब 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। लेट से कि ऑन 1 जुलाई मैं क्या किया, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कितना पे किया सर, 1200 रुपीज़। ठीक है, इसका पीरियड ऑफ कवर कौन कौन सा है, इसका पीरियड ऑफ कवर क्या है, इस इंश्योरेंस में कौन कौन सा पीरियड कवर हो रहा है। सर पीरियड कवर हो रहा है आपका 1 जुलाई, ठीक है, 25 टू 30 जून 26। ठीक है, अभी आप लोग मेरे को ये बताइएगा सर कि जो 1200 का अपन ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ठीक है, जिसका पीरियड ऑफ कवर है 1 जुलाई 2025 टू 30 जून 2026, इसे हम किस पीरियड में पीएनएल में डेबिट करेंगे। क्या हम इसको 25-26 में डेबिट करेंगे, क्या हम इसको 25-26 में डेबिट करेंगे, या हम इसको 26-27 में डेबिट करेंगे, या हम इसको दोनों में स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे सर, एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट हम इसको क्या करेंगे, दोनों में स्प्लिट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों में स्प्लिट करेंगे। मतलब कुछ 1200 का कुछ पोर्शन हम 25-26 में पीएनएल में चार्ज करेंगे, कुछ पोर्शन हम 26-27 में चार्ज करेंगे। किस बेसिस पे चार्ज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ बेनिफिट, ठीक है। 25-26 के कितने महीने कवर हो रहे हैं सर, 25-26 के आप देखोगे तो 9 मंथ्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, 9 मंथ्स कवर हो रहे हैं, 9 मंथ्स कवर हो रहे हैं आपके 2025-26 के, और 3 महीने कवर हो रहे हैं सर आपके 2026-27 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक्सपेंस को, कौन से एक्सपेंस को, इंश्योरेंस प्रीमियम के एक्सपेंस को 9:3 के रेशियो में तोड़ देंगे, और 9 महीने का प्रीमियम हम 25-26 में चार्ज करेंगे, 3 महीने का पीरियड हम 26-27 में चार्ज करेंगे। क्योंकि इस इंश्योरेंस एक्सपेंस से मिलने वाला बेनिफिट 2 ईयर्स में स्प्लिट हो रहा है, कुछ 25-26 में स्प्लिट हो रहा है, कुछ 26-27 में स्प्लिट हो रहा है। इसलिए जिस पीरियड में बेनिफिट मिलेगा उस पीरियड में हम एक्सपेंस को चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उस पीरियड का एक्सपेंस हम उसी पीरियड में चार्ज करेंगे। मतलब जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू के अगेंस्ट हम उसी पीरियड का एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ठीक है, ये हुआ क्या, ये हुआ हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी बेटा आप लोग मेरी एक बात समझिएगा, एक छोटी सी बात आप लोग मेरी और समझिएगा कि चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, या फिर आपका क्या, या फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, एट द एंड दो के दोनों पीएनएल में ही जाएंगे, बट बस डिसाइडिंग फैक्टर की कौन सा रेवेन्यू कब पीएनएल में जाएगा, कौन सा एक्सपेंस कब पीएनएल में जाएगा, वो है क्या, वो है आपका टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट। क्या, टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट। यदि बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल रहा है तो सेम अकाउंटिंग पीरियड में आप उस एक्सपेंस को पीएनएल में डाल दोगे। यदि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है तो ओवर द पीरियड आप थोड़ा एक्सपेंस का पोर्शन क्या करोगे, पीएनएल में ट्रांसफर करते जाओगे। ठीक है, ये था सर हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हम एक बार जल्दी से अपने नोट्स रीड कर लेते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले अपन क्या पढ़े, कि हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि मेन एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। एग्रीड। फॉर दिस वी मस्ट आइडेंटिफाई वेदर इन एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस, ठीक है, रिलेटेड टू नॉर्मल डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन और whose benefit is received within 1 accounting year only।
ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गया सर सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, वेजेस एटसेट्रा, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस हेल्प इन अर्निंग करेंट ईयर रेवेन्यू ओनली, करेंट ईयर रेवेन्यू ओनली, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंस, ठीक है, विच गिव्स एंड्योरिंग बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड हेल्प्स इन फ्यूचर रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लेटर देयर कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसे? थ्रू डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, ठीक है सर। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंस शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड, मतलब जिस पीरियड का रेवेन्यू होगा उसी पीरियड का एक्सपेंस उस रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इट हेल्प्स अस डिसाइड क्या कि व्हेन एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। नंबर 1 इंश्योरेंस के केस में हमने देखा ना कि हम क्या किए, हम मिड ऑफ द ईयर इंश्योरेंस लिए जिसको 9:3 के रेशियो में बांटे कि अपन पहली बात तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कब करेंगे, दूसरा क्या, हाउ मच एक्सपेंस शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9:3 के रेशियो में बांट के 925-26 में और 326-27 में पीएनएल में चार्ज किए, ठीक है। बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, अल्टीमेटली इफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डिसाइडिंग फैक्टर इज टाइम पीरियड ऑफ बेनिफिट, कि आपको बेनिफिट किस पीरियड में मिल रहा है। जिस पीरियड में बेनिफिट मिलेगा उस पीरियड में आप एक्सपेंस को क्या करोगे, उस पीरियड में आप एक्सपेंस को क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर दोगे, ठीक है। ये था बेटा क्या, ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब सर आप हमें ये बताइए, आप तो बता दिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अब हम किसी भी एक्सपेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का है। बेटा उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। हम एक एक करके क्या करते हैं, एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, एक एक करके हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका क्या, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब क्या आपका बिजनेस किस नेचर का है, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रुक जाओ। देखो कभी कभी क्या होगा कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो एक बिजनेस के लिए कैपिटल होगा मगर किसी और बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो किसी बिजनेस के लिए कैपिटल नेचर के होंगे पर किसी और बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर के होंगे। सर एग्जांपल एक दे देते तो, एग्जांपल आप ले लो क्या, फर्नीचर का, क्या फर्नीचर का डीलर है, ठीक है। यू आर अ डीलर ऑफ फर्नीचर, आपकी फर्नीचर की शॉप है। आप क्या कर रहे हो, नहीं इसको ऐसे मत समझिए। अपन एग्जांपल क्या लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेस किया। क्या किया, हमने फर्नीचर परचेस किया। हमने क्या किया, हमने फर्नीचर परचेस किया। अभी ये जो फर्नीचर परचेस किया, सर ये एक्सपेंस है, यस सर एक्सपेंस है। सर ये किस नेचर का एक्सपेंस है, सर देखने से तो कैपिटल नेचर का लग रहा है, देखने से कैपिटल नेचर का लग रहा है, मगर लेट्स से कि आपका बिजनेस ही किसका है, फर्नीचर खरीद के बेचने का। मतलब आप क्या हो, आप फर्नीचर के डीलर हो, ठीक है। आप फर्नीचर के डीलर हो, आप फर्नीचर खरीदते हो, बेचते हो। इन दैट केस क्या ये आपके लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा? नहीं सर, ये तो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना, ये तो आपके लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये आपके लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। समझ में नहीं आया, फिर से अपन पढ़ते हैं। पहला अपना पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट अपना सर नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो किसी बिजनेस के लिए कैपिटल नेचर के होंगे, किसी बिजनेस के लिए रेवेन्यू नेचर के लिए। एग्जांपल में हमने क्या किया, एग्जांपल में हमने लिया कि फर्नीचर परचेस किया हमने, ठीक है। अब हमने जो फर्नीचर परचेस किया वो किसी फर्नीचर डीलर के लिए तो वो स्टॉक हो गया ना, क्यों, क्योंकि वो तो उसको खरीद के बेच रहा है। क्या वो उसको रख के यूज कर रहा है, क्या वो उसको खरीद के यूज कर रहा है? नहीं सर, उसको खरीद के वो यूज नहीं कर रहा है, उसको वो खरीद के क्या करेगा, बेचेगा, आगे बेचेगा। वो क्या है, फर्नीचर में डीलिंग करता है, उसके लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। इसलिए फर्नीचर उसके लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। लेकिन यही यदि मैं अदर बिजनेसेस की बात करूं, किसकी बात करूं, अदर बिजनेसेस की, मैं किसकी बात करूं, अदर बिजनेसेस की बात करूं, ठीक है। उनके लिए तो सर ये कैपिटल नेचर का होगा ना, यस सर, उनके लिए ये कैपिटल नेचर का होगा, ठीक है। उनके लिए ये एक्सपेंस कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सर रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। क्या, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। ये क्या बोलता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट। ये क्या कहता है, देखो आपके कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस होंगे, मतलब जो रेगुलरली होते हैं, राइट। जो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं वो सर, वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। और जो आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, क्या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। सर ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या होता है, बताता हूँ बेटा। जो रिकरिंग का क्या मतलब होता है, रेगुलरली, ऐसे एक्सपेंस जो आपके रेगुलर बेसिस पे होते हैं, लेट्स से मंथली, क्वार्टरली या फिर वीकली, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आपके रोजमर्रा के खर्चे कवर करते हैं। जैसे क्या, सैलरी क्या है, आप हर महीने पे करोगे, बिल्डिंग का रेंट आप हर महीने पे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप हर महीने पे करोगे, तो ये आपके रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हो गए। ये रेगुलरली होते हैं, एक फिक्स इंटरवल में होते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, वो रेयरली होते हैं और उनको हम लोग कैपिटल नेचर का कंसीडर करते हैं। सर एग्जांपल दे देते, तो एग्जांपल बहुत सिंपल है बेटा। मशीन परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना, क्या आप ये रेगुलरली करते हो, नहीं करते हो ना। ये तो आप कभी कभी बिल्डिंग परचेस करोगे, कभी कभी आप मशीन परचेस करोगे, कभी कभी आप क्या फर्नीचर परचेस करोगे, तो ये आपके क्या हो गए, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अभी तक हमने 2 पॉइंट पढ़ा। पहला पॉइंट क्या, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो जैसे क्या नेचर ऑफ बिजनेस, देखो मतलब क्या, आपको ये देखना है कि जो एक्सपेंस सामने वाला कर रहा है, जो एक्सपेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, क्या वो एक्सपेंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक इन ट्रेड का काम कर रहा है। क्या वो सामान खरीद के सामने वाला बेचेगा, यदि खरीद के बेच रहा तो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया, इन दैट केस वो उसके लिए क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। अपन एग्जांपल लिए फर्नीचर डीलर का। मगर क्या अपन बात करें क्या अदर बिजनेसेस की, कोई अदर बिजनेस है, कोई और धंधा कर रहे हैं, जैसे मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं यदि फर्नीचर परचेस करूंगा तो मेरे लिए वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ना कि रेवेन्यू नेचर का। क्यों, क्योंकि फर्नीचर में यूज करने के लिए खरीद रहा हूं, ना कि बेचने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस। ये क्या बोलता है कि यदि कोई एक्सपेंस आपके रिकरिंग नेचर के, मतलब रेगुलरली होते हैं, जैसे क्या सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपका रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई एक्सपेंस आपका क्या, नॉन रिकरिंग नेचर का है, नॉन रिकरिंग नेचर मतलब आप रेयरली ही वो एक्सपेंस आप इनकर करते हो, उस एक्सपेंस को अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा, इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है क्या, सर हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है, पर्पस ऑफ एक्सपेंस। आप जो एक्सपेंस कर रहे हो ना, आप उसका पर्पस चेक करो कि उसका पर्पस है क्या, ठीक है, उसका पर्पस है क्या। सर कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं बेटा। लेट्स से आपके पास क्या है, आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या आपके पास एक मशीन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हो। क्या करा रहे हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हो, ठीक है। और इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस से आपकी मशीन वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रहेगी। क्या रहेगी, आपकी मशीन वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रहेगी, ठीक है। मतलब क्या, आप रेगुलर मेंटेनेंस करवा रहे हो, ठीक है, जिससे क्या हो, आपका असेट वर्किंग कंडीशन में रहे। टू कीप योर असेट इन वर्किंग कंडीशन आप कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि आपकी जो मशीन है, ठीक है, क्या है, आपकी जो मशीन है, ठीक है सर, आपने क्या किया, आपने इसमें इसका मेजर रिपेयर कराया। क्या किया, मेजर रिपेयर कराया, ठीक है, या फिर लेट्स से मेजर रिपेयर और इम्प्रूवमेंट कराया, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है, ठीक है सर। क्या हो रहा है, आपके मशीन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके मशीन की क्या, यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो आपके फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, राइट, जो आपके फ्यूचर में बेनिफिट्स होंगे, ठीक है, वो भी इंक्रीज होंगे। यस सर, वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये जो आपका एक्सपेंस है, कौन सा, ये जो आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपका कैपिटल नेचर का हो गया। क्या हो गया, ये आपका कैपिटल एक्सपेंस हो गया। मतलब क्या, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर किया जिससे आपका असेट वर्किंग कंडीशन में मेंटेन था। क्या था, वर्किंग कंडीशन में मेंटेन था।
तो वो एक्सपेंस आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। मगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया जिससे क्या हुआ, आपके एसेट की एफिशिएंसी बढ़ गई, आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ गई, आपके एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ गई, जिसका एंड रिजल्ट क्या मिल रहा कि आपको आपके जो फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट्स थे वो भी इंक्रीज हो गए। तो ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है बेटा, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। क्या इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, इफेक्ट ऑन, ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी या एबिलिटी। इसको थोड़ा समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर किया, क्या किया, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर किया, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आप रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो आप, रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हो, ठीक है, मगर एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हो, क्या, ओनली इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंस को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सपेंस को अपन बोलेंगे सर क्या, रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे सर रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एक्सपेंस इनकर किया, ये जो आपने एक्सपेंस इनकर किया, ठीक है, जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो आप रेवेन्यू कब कैसे जनरेट कर रहे हो, फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ठीक है, मतलब इस एक्सपेंस से जो आपको मदद मिल रही है, वो मदद क्या मिल रही है कि आप रेवेन्यू जनरेशन एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में कर सकोगे। तो ऐसे एक्सपेंस को अपन क्या बोलेंगे, ऐसे एक्सपेंस को अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है सर, हमारा फिफ्थ पॉइंट बोलता है क्या, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट। क्या, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट, मतलब क्या, अमाउंट जो जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा, क्या वो अमाउंट मटेरियल है या नहीं है, इसको अपन समझते हैं, मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट। ठीक है, देखो क्या होता है, कभी कभी जो आप एक्सपेंस इनकर करते हो, ठीक है, वो एक्सपेंस असेट से रिलेटेड तो होते हैं। ठीक है, ऐसे एसेट से रिलेटेड होते हैं जिनको आप एक से ज़्यादा साल तक यूज़ करोगे, जिनसे आप एक से ज़्यादा साल तक बेनिफिट उठाओगे, मगर जो अमाउंट होता है ना, वो अमाउंट बहुत ही इममटीरियल रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं, किस चीज़ का एग्जांपल अपन लेते हैं, डस्टबिन का। ठीक है, डस्टबिन, क्या हम इसको एक साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे? यस सर, एक साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है सर, हम इसको क्या करेंगे, एक साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, पर क्या ये जो मेरा अमाउंट इन्वॉल्व है, क्या ये मेरा जो अमाउंट इन्वॉल्व है ये मटेरियल है? नहीं सर, ये तो बहुत स्मॉल अमाउंट है। इवन दो इट रिलेट्स टू असेट, इवन दो आई विल यूज इट फॉर मोर देन 1 ईयर, मैं फिर भी इसको एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करूंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं लैपटॉप परचेस किया, यस सर, कितने का, 60,000 रुपये का। उसके साथ साथ मैं क्या किया, माउस भी परचेस किया, कितने का, लेट से 400 का। ठीक है, लैपटॉप तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर माउस जिसे मैं एक साल से ज़्यादा यूज़ करूँगा, ये मेरे को एक से ज़्यादा सालों के लिए मेरे को बेनिफिट देगा, तो क्या इसको भी मेरे को कैपिटलाइज करना चाहिए? क्या ये भी मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा? सर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो सकता था, मगर इसका अमाउंट इममटेरियल है, स्मॉल अमाउंट है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको एज अ रेवेन्यू नेचर ट्रीट करके P&L में डेबिट कर दूंगा। ठीक है, ये क्या था बेटा, ये थे हमारे पॉइंट्स। किस चीज़ के पॉइंट्स, कि किसी भी एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करें या रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करें, ठीक है, उनके लिए हमें कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज पॉइंट्स आई विल डिसाइड कि क्या मैं इस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करूँ या इस एक्सपेंस को मैं P&L में डाल के काम खत्म कर दूँ। वो पॉइंट कौन कौन से थे? सबसे पहला नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, एग्जांपल फर्नीचर डीलर फर्नीचर परचेस करेगा किस चीज़ के लिए, बेचने के लिए। क्या उसको यूज़ करने के लिए परचेस किया? नो सर, उसको बेचने के लिए परचेस किया, तो उसके लिए क्या हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। और यदि मैं किसी और बिजनेस की बात करूँ, लेट से मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ, टीचिंग का, मैं क्या किया, मैं फर्नीचर परचेस किया, मैं ये टेबल परचेस किया, मैं ये चेयर परचेस किया, तो क्या मैं इसको फर्दर सेल के लिए परचेस किया हूं? नो सर, मैं इसको यूज करने के लिए परचेस किया हूं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस हो जाएगा। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं रेवेन्यू नेचर के हो गए, जो कभी कभी होते हैं कैपिटल नेचर के हो गए। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, यदि आप एक्सपेंस कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि आपकी एसेट की वर्किंग कंडीशन, आपके बिजनेस की वर्किंग कंडीशन मेंटेन है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी मेंटेन है, तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। मगर यदि उस एक्सपेंस से क्या हो रहा है, आपके एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, तो वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो गया।
उसके बाद इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, यदि किसी भी आप कोई भी एक्सपेंस इनकर करते हो, उस एक्सपेंस को इनकर करके आप क्या कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, मगर रेवेन्यू जनरेट ऑफ एक ही अकाउंटिंग ईयर में कर सकते हो तो वो आपका क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया। लेकिन फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाएगा। लास्ट में हमने पढ़ा क्या, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट, ठीक है। कभी कभी कुछ खर्चे एसेट से रिलेटेड होते हैं जिनका बेनिफिट हम एक से ज़्यादा सालों के लिए लेते हैं, फिर भी उनका अमाउंट इमटेरियल रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, पीएनएल में राइट ऑफ कर देते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करके। एग्जाम्पल माउस, एग्जाम्पल डस्टबिन, एग्जाम्पल पेन स्टैंड, ठीक है। तो बेटा ये था क्या, ये थे हमारे पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम जल्दी से अपने नोट्स रीड कर लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या बोलता है, टू डिसाइड वेदर इन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। ये क्या बोलता है, सेम एक्सपेंस कैन बी कैपिटल फॉर वन बिजनेस एंड रेवेन्यू फॉर अनदर बिजनेस। एग्जांपल, फॉर अ फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज फर्नीचर इज स्टॉक फॉर सेल, स्टॉक इन ट्रेड, खरीद के बेचेगा वो, ठीक है। फॉर एनी अदर बिजनेस परचेज ऑफ फर्नीचर इज कैपिटल बिकॉज इट इज एन असेट, उसको वो यूज करेगा। एग्जाम्पल क्या, मेरा टीचिंग बिजनेस हो गया। उसके बाद क्या, सो द टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा क्या, रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है इफ एन एक्सपेंस हैपेंस रेगुलरली it is usually revenue nature. Example, salary, rent, electricity, these अगर every month revenue expenditure, ठीक है। उसके बाद क्या, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हैपन रेयरली, कभी कभी होते हैं, एंड आर यूजुअली कैपिटल इन नेचर। एग्जांपल क्या, परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। दीज आर नॉट परचेज रेगुलरली, आप बिल्डिंग हर दिन परचेस नहीं करोगे, हर महीने परचेस नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या, पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, पर्पस ऑफ स्पेंडिंग हेल्प्स डिसाइड इट्स नेचर। क्या, सबसे पहले क्या, एक्सपेंसेस फॉर नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। नॉर्मल मशीन रिपेयर, ठीक है, क्यों, कीप्स असेट इन वर्किंग कंडीशन ओनली, क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया, मेजर रिपेयर और इंप्रूवमेंट, ठीक है, दैट इंक्रीजेज एफिशिएंसी और लाइफ ऑफ द असेट। एग्जांपल, अपग्रेडिंग मशीन कैपेसिटी, आपने कोई ऐसा रिपेयर करा लिया, आपने कोई ऐसा मेंटेनेंस, आपने कोई ऐसा इंप्रूवमेंट करा दिया अपनी मशीन में कि उसकी कैपेसिटी ही अपग्रेड हो गई, उसकी एफिशिएंसी ही बढ़ गई, उससे क्या होगा, आपके फ्यूचर के बेनिफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्या, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। ये क्या बोलता है, इफ एक्सपेंस हेल्प्स अर्न इनकम ओनली इन करेंट ईयर तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी हेल्प्स करेंट ईयर ऑपरेशन तो आपका रेवेन्यू नेचर हो गया। और यदि क्या फॉर मेनी ईयर ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि आपने मशीनरी परचेस की तो अब मशीनरी इस साल तो आपको मदद करेगी पर आगे भी आपको प्रोडक्शन करने में मदद करेगी, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े थे क्या, मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। स्मॉल अमाउंट एक्सपेंस में बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इवन इफ दे रिलेट टू असेट। एग्जांपल क्या, पेन स्टैंड 200 का, डस्टबिन 300 का, ठीक है। दीज में बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर बट देयर वैल्यू इज स्मॉल। सेकंड एग्जांपल, लैपटॉप 60,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर, माउस 300 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर माउस तो हम 1 साल से ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैन बी यूज्ड फॉर ईयर्स बट अमाउंट इज स्मॉल, तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। इसके बाद बेटा हमारा एक छोटा सा टॉपिक है क्या, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफरेंस हम 4 क्राइटेरिया में पढ़ेंगे, 4 बेसिस है हमारे डिफरेंस करने के। पहला क्या, पहला हमारा पीरियड ऑफ बेनिफिट। पीरियड ऑफ बेनिफिट ये क्या बोलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करती है, आपको गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, सॉरी। लेकिन जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या करेगा, गिव्स बेनिफिट ओनली फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, ओनली फॉर करंट अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। पर्पस हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, ये क्या बोलता है, इंक्रीजेस बिजनेस कैपेसिटी, एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस फ्यूचर कॉस्ट। यदि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो आपके फ्यूचर की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोलता है, मेंटेन नॉर्मल वर्किंग एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेचर क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नेचर के होते हैं, वेयर एस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरी, फर्नीचर, कार, बिल्डिंग, वही सैलरी, रिपेयर्स, रेंट, मेंटेनेंस हो गया आपका क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग अपने क्वेश्चन बैंक से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट का क्वेश्चन बैंक है। हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब हम एक एक करके रीड करते हैं कि क्वेश्चन में अपने को करना क्या है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट विद द रीजंस, ठीक है, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें क्या करना है, हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को रीड करना है और बताना है क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, और सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों। ठीक है सर, हमारा पहला आइटम क्या है, पहला आइटम कहता है कि ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस्ड, ठीक है, आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहता है कि आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस की, उसमें आपने ओवरऑल एक्सपेंसेस करवाया और कह रहा है कि वो एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। आप लोग एक बार सोच के समझ के बताइए क्या ऐसा होगा। यदि आप ओवरऑल एक्सपेंसेस नहीं कराओगे, यदि आप ओवरऑल एक्सपेंसेस नहीं कराओगे, यदि आप ओवरऑल एक्सपेंसेस नहीं कराओगे, तो क्या आपकी मशीनरी वर्किंग कंडीशन में रहे, क्या रेडी टू यूज़ कंडीशन में है आपकी मशीनरी? नहीं है। आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस की, उसमें आपको रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन ये कराना पड़ेगा, तब आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये 100% फॉल्स है। हम एक बार नीचे जाकर रीड कर लेते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे कह रहा है क्या, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों है? फॉल्स क्यों है? क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, किस चीज के लिए? टू पुट द सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है, टू डिराइव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है सर? हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मनी स्पेंट, किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? मनी स्पेंट किस चीज़ के लिए? टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा आपका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सर फॉल्स क्यों है, बताते हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरे को ये बताइएगा कि अपन एक्सपेंस कर क्यों रहे हैं। अपन ये जो एक्सपेंस किए, अपन ये जो मनी स्पेंड किए, ये अपन कर क्यों रहे हैं? सर हम कर रहे हैं ताकि हमारे जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, वर्किंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाए। मतलब हम ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट करा रहे हैं या हम ऐसा कुछ फीचर ऐड करवा रहे हैं जिससे क्या हो कि हमारे जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस है वो कम हो जाए। अब आप लोग मेरे को बताइएगा कि आप लोग जो ये मनी स्पेंड करोगे किस चीज़ में कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाएं, क्या वो एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही करोगे आप? क्या आप ये सोच के करोगे कि इस साल मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस कम हो जाए फिर अगले साल बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी खर्चा करोगे ऐसा खर्चा करोगे जिससे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो आप ये माइंड सेट से करोगे कि मेरे को इसका बेनिफिट 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल तक मिलना चाहिए, मतलब फ्यूचर में मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस कम हो। ठीक है, मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंस होगा? सोच के बताइए। नहीं सर, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इस एक्सपेंस से, तो ये एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस होगा। अपन रीड करते हैं क्या कह रहा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि इट मे बी रीजनेबली प्री एज्यूम्ड दैट क्या मनी स्पेंट फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द एंटिटी, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे रीड करते हैं अपन। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है? सर थर्ड ट्रांजेक्शन आपका कहता है कि लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरे को ट्रू लग रहा है। सर ट्रू क्यों लग रहा है? आप लोग समझिएगा मेरी बात को। आप क्या कर रहे हो? आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो। ठीक है, आपने जो प्रॉपर्टी परचेस किया, ठीक है, वो तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा सालों के लिए आप यूज़ करोगे तो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मगर ये प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आपने कुछ लीगल एक्सपेंसेस इनकर किए, आपने कुछ लीगल फी पे की। तो क्या ये जो आपने लीगल फी पे की ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा? सोच के बताइए कि जो आपने ये लीगल फी पे की है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा? यदि आप ये लीगल एक्सपेंस इनकर नहीं करते तो क्या आप ये प्रॉपर्टी परचेस कर पाते, एक्वायर कर पाते? क्या आप ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर पाते? नहीं कर पाते। आपने जो लीगल फी पे की है, क्यों पे की है? ताकि आप प्रॉपर्टी पे ताकि आपको प्रॉपर्टी का क्या ऑनरशिप राइट मिल जाए, यदि आप ये एक्सपेंस इनकर ही नहीं करते तो शायद आपको प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप राइट ही नहीं मिलता। ये लीगल फी कुछ भी हो सकती है, रजिस्ट्री बनवाना हो गया या कुछ भी हो सकता है लीगल फी है, पर जो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आपने जो लीगल फी पे की है वो आपकी कैपिटल नेचर की होगी, क्योंकि यदि आप वो लीगल एक्सपेंस इनकर ही नहीं करोगे तो शायद आप प्रॉपर्टी कभी एक्वायर ही नहीं कर पाओगे, आपको ऑनरशिप राइट ही नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी पे। इसलिए जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कह रहा है कि लीगल फी टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अपन रीड कर लेते हैं नीचे क्या लिखा है। ट्रू, क्या लिखा है? ट्रू।
क्यों? लीगल फी पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। इट इज इनकर्ड टू पजेस द ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, क्यों इनकर किया? ताकि आपको प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट मिल जाए, हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, हेंस अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हो गया सर, क्या ये हो गया अपना स्टेटमेंट नंबर 3। अभी थोड़ी यहाँ पे सफाई कर दी जाए। अभी अपन रीड करते क्या हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी, ठीक है, किस चीज के लिए? टू डिफेंड अ सूट, इतना समझना क्या? अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी किस चीज के लिए? टू डिफेंड अ सूट, ठीक है, क्या? क्लेमिंग दैट, ठीक है, फर्म्स फैक्ट्री साइट, ठीक है, बिलोंग्ड टू प्लेंटिफ लैंड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोच के बताओ, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। बात को समझना क्या है, आप क्या हुआ, आपके ऊपर केस हुआ। क्या केस हुआ? कि जो आपकी जो फैक्ट्री साइट है वो प्लेंटिफ लैंड का पार्ट है, वो प्लेंटिफ लैंड को बिलोंग करती है, ठीक है। आपने क्या किया? ये केस लड़ने के लिए एक लॉयर हायर किया। उस लॉयर को क्या किया? उस लॉयर को आपने फी पे की, उस लॉयर को आपने फी पे की। तो जो आपने लॉयर को फी पे की, जो आपने लॉयर को फी पे की, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं सर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। सर क्यों नहीं बनेगा बेटा? वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इस एक्सपेंस से पहली बात तो क्या, आपको आपके जो बेनिफिट थे, आपको जो प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिल रहे थे, क्या वो बेनिफिट इंक्रीज होंगे? कोई एडिशनल बेनिफिट मिलेगा क्या इस एक्सपेंस से? नहीं मिलेगा। क्या कोई कैपेसिटी इंक्रीज होगी? क्या नहीं होगी सर। ये केवल और केवल एक मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, केवल और केवल मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, केस लड़ने के लिए किया गया है और कुछ भी नहीं है। अपन इसको नीचे रीड करें, क्या लिखा हुआ है? फॉल्स, क्यों? लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट claiming that the firm's factory site belongs to plaintiff, ठीक है, is a maintenance expenditure of that asset, nothing else, ठीक है। By this expense neither, ठीक है, क्या any endurable benefit can be obtained in future in addition to that what is presently available, जो आपको मिल रहा था उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, nor the capacity of the asset will increase, ठीक है। maintenance expenditure in relation to an asset is a revenue expenditure, और कुछ भी नहीं, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका? अमाउंट स्पेंट किस चीज के लिए? फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन, मतलब आपने अपने मशीन के क्या किए? मेंटेनेंस कराई, और जो उसमें टूटे फूटे हिस्से थे उनको आपने क्या किया? उनको आपने चेंज करवा दिया, उनको आपने रिप्लेस करवा दिया। तो क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नहीं सर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इस एक्सपेंस से आपकी ना मशीन की कैपेसिटी बढ़ेगी, ना आपको कोई एंड्योरेबल बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये क्या, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सिंपल सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आगे अपन रीड करते क्या है, देखो क्या बोला? फॉल्स, क्यों? अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्यों? सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस कॉस्ट, नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है और कुछ भी नहीं। रिपेयर मेंटेनेंस कराया, जो हिस्सा टूटा था उसको चेंज करा दिया, और कुछ भी नहीं किया आपने, ठीक है सर। आपका छठा ट्रांजैक्शन क्या कहता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड, किसमें? ऑन द रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम परचेस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, ठीक है, आर रेवेन्यू एक्सपेंस। इसको आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोल रहा है कि एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड वाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम, इस पॉइंट को आप कैच कीजिएगा। मतलब आपने क्या किया, बात को मेरी समझिएगा, आपने क्या किया? आपने एक ओल्ड बिल्डिंग परचेस की। क्या की? ओल्ड बिल्डिंग आपने परचेस की, ठीक है। बिल्डिंग परचेस किया, उसमें आपने क्या किया? रिपेयर का काम कराया, ठीक है, प्लस वाइट वॉशिंग कराई, ठीक है। कब? फर्स्ट टाइम। अब आप लोग बताओ, आप मेरे को, आप एक पुरानी बिल्डिंग खरीदोगे, क्या आपको उसका रिपेयर कराना पड़ेगा? क्या आपको उसकी साफ सफाई करानी पड़ेगी? तब तो आपकी बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आएगी मेरे भाई, तब तो आपकी बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आएगी। तो क्या हुआ? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ? बिल्डिंग परचेस करना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर बिल्डिंग परचेस करके पहली बार उसका रिपेयर कराना, उसकी व्हाइट वॉशिंग कराना, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? यस सर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि आप ये नहीं करोगे तो आपकी बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में नहीं होगी। आपने एक बिल्डिंग परचेस की, उसमें साफ सफाई नहीं की, उसकी दीवारें वाले ऐसी गंदी संदी सी हैं, तो क्या आपका स्टाफ वहां बैठ के काम करेगा? नहीं करेगा ना। आपको अपने वर्क प्लेस को क्लीन करना पड़ेगा, राइट, साफ सुथरा करना पड़ेगा। जो भी पार्ट्स, जैसे जो भी इलेक्ट्रिसिटी, फैन वगैरह, जो भी पार्ट्स रिपेयरिंग मांग रहे होंगे, उनका रिपेयर कराना पड़ेगा,
ठीक है, तब तो आपकी बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में आएगी। तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये क्या बोल रहा है सर, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहा है। गलत है बेटा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नंबर 6 रीड करते हैं अपन, क्या कहता है। नंबर 6 कहता है फॉल्स। क्यों? रिपेयरिंग एंड वाइट वॉशिंग एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर इनकर्ड, किस चीज के लिए? टू पुट द बिल्डिंग इन यूजेबल कंडीशन। दीज आर पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, अकॉर्डिंगली दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तक आप साफ सफाई नहीं करोगे, रिपेयरिंग नहीं करोगे, आपकी बिल्डिंग यूजेबल कंडीशन में ही नहीं रहेगी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, किस चीज़ के लिए? फॉर रनिंग द सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर ये तो 100% करेक्ट है। क्यों? जब तक आप लाइसेंस नहीं लोगे, तब तक आप सिनेमा चला ही नहीं पाओगे। जब आप सिनेमा चला ही नहीं पाओगे तो फिर आप बिजनेस कैसे करोगे? मतलब क्या, लाइसेंस लेना एक आपका क्या प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, जो कि नेसेसरी होता है किस चीज़ के लिए? सिनेमा रन करने के लिए। तो क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? यस सर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसको क्या करना पड़ेगा? कैपिटलाइज करना पड़ेगा। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा? ये होगा, ये इमोटाइज हो जाएगा। ट्रू, ठीक है। द सिनेमा हॉल एमोटाइज हो जाएगा, मतलब इसकी कॉस्ट का सर्टेन पोर्शन पीएनएल में राइट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस। ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, किस चीज़ के लिए? टू ऑब्टेन द लाइसेंस। ठीक है, इज अ प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। ठीक है, विच इज कैपिटलाइज्ड। सच एक्सपेंसेस आर एमोटाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये था सर आपका 7th नंबर। आपका 8th क्या कहता है? 8th कहता है कि अमाउंट स्पेंट, क्या? अमाउंट स्पेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट। ठीक है, विच वर नेसेसरी, किस चीज़ के लिए? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस सर, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे है? क्योंकि बेटा ये जो हट है, क्या टेम्परेरी हट है, दिस इज नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन। सिनेमा हाउस बनाने के लिए इसको बनाना जरूरी है, इसलिए ये क्या होगा? ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये आपके सिनेमा हाउस की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, अपन एक बार रीड करते, नीचे क्या लिखा हुआ है देखो। हमारा स्टेटमेंट है ट्रू। क्यों स्टेटमेंट है ट्रू? क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स constructed which were necessary for the construction of the cinema house is part of the construction cost of the cinema house, therefore such cost are to be capitalized। ठीक है, ये था सर, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, जिसके सारे ट्रांजेक्शंस, जिसके एक एक ट्रांजेक्शंस को हमने क्या किया? रीड किया, समझा और डिसाइड किया कि ट्रांजेक्शन ट्रू है कि फॉल्स है, और ट्रू या फॉल्स जो भी है वो क्यों है। ये था हमारा क्या? स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। ये क्या कहता है? स्टेट विथ रीजन्स वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर 10,000। भाई नो डाउट दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वाई? क्योंकि यदि आप लाइसेंस नहीं लोगे तो आपको राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस नहीं मिलेगा। जब राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइसेंस लिया, क्यों? ताकि मेरे पास राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस हो जाए, और मैं क्या इस एक्सपेंस की वजह से जो मेरे को बेनिफिट होगा वो फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होगा। इसलिए मैं क्या करूंगा? इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करूंगा। देखो रीड करो। मनी पेड 10,000 फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। ओके, क्या? राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि 1,000 पेड, किस चीज़ के लिए? 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। ठीक है, 1,000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। ठीक है, क्या इस एक्सपेंस से आपको, मतलब आपकी कोई एफिशिएंसी बढ़ रही है? क्या आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा है? क्या कोई कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है? कुछ भी हो रहा है क्या सर? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये आपका सिंपल सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कुछ भी नहीं है। ये आपका साधारण सा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अपन नीचे जाकर रीड करते एक बार। 1,000 paid for removal of inventory to a new site is a revenue expenditure. This is neither bringing enduring benefit, नहीं हो रहा लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा क्या? नहीं मिल, सॉरी,
लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा है। दूसरा, नॉर इन्हांसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट, ना ही आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, साधारण सा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन है कि रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ एन इंजन वर चेंज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 किस चीज़ के लिए, टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा सर ये हमारा? सर ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बिकॉज आपने क्या किया, आपने अपने इंजन के रिंग एंड पिस्टन चेंज करवाया, जिससे क्या हो रहा, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है मतलब आपके फ्यूचर में कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है इससे, सॉरी बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होने वाला है। इसको रेट करो, 5000 स्पेंट इन चेंजिंग रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ एन इंजन टू गेट फ्यूल एफिशिएंसी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? दिस इज एन एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स असेट, आपने फिक्स असेट पे इंप्रूवमेंट कराया है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। कैसे? बाई कॉस्ट रिडक्शन, आपके फ्यूचर में कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये था क्या, ये था हमारा आइटम नंबर 3। अब हम रीड करते हैं क्या अपना आइटम नंबर 4। ये क्या बोलता है, मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस। बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन। आप लोग बताओ क्या ये कोई एक्सपेंडिचर है? आपने पैसा पे किया ताकि सामने वाला आगे टेलीफोन कनेक्शन दे दे, ये क्या एक्सपेंडिचर है? सर ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हमने डिपॉजिट पे किया है। हमने डिपॉजिट दिया सामने वाले को कि भैया आओ 8000 रुपया लो, हमारे ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन इंस्टॉल करो। इस 8000 रुपये को हम अपनी बुक्स में एज एन एसेट शो करेंगे और ओवर अ पीरियड जैसे जैसे बिजली का जैसे जैसे टेलीफोन का बिल आता रहेगा उसे हम अपने एसेट से एडजस्ट करते रहेंगे। अपन रीड करते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है मनी डिपॉजिटेड विद MTNL फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेलीफोन इन ऑफिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 1। दिस इज ट्रीटेड एज एन एसेट नंबर 2 एंड द सेम इज एडजस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगेंस्ट एक्चुअल टेलीफोन बिल्स। ठीक है, ये था मेरा नंबर 4। नंबर 5 क्या है मेरा? नंबर 5 कहता है बेटा अ फैक्ट्री शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, अ सम ऑफ 5000 हैड बीन इनकर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट। किस चीज़ के लिए? फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स। बात को समझिएगा, यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन हैं। 2 ट्रांजेक्शन क्या है? इधर पे 2 ट्रांजेक्शन है। एक तो है तुम्हारा 1 लाख का, 1 लाख की जो तुमने क्या की, फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, दूसरा क्या, 5000 का। 5000 का जो तुमने क्या किया, टेम्परेरी हट बनाया ताकि तुम बिल्डिंग मटेरियल को स्टोर कर सको। देखो, फैक्ट्री बनाना नो डाउट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर क्या 5000 का टेम्परेरी हट बनाना इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर? यस सर, इट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज एन इंसिडेंटल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री। यदि आप हट नहीं बनाओगे तो शायद आपकी फैक्ट्री नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ पे स्टोर करोगे, आप बिल्डिंग मटेरियल कहाँ पे स्टोर करोगे, मतलब दैट इज समवेयर दैट इज नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। सो आपका क्या 1 लाख फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट प्लस 5000 टेम्परेरी हट कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, दो की दोनों कैपिटलाइज होंगी, दो के दोनों कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। अपन रीड करते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग इज अ फिक्स असेट which will generate enduring benefit to the business over more than 1 accounting year, no doubt। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट इज incidental to the main construction, ठीक है। सच कॉस्ट इज ऑल्सो कैपिटलाइज्ड विद द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा, ये था क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन बैंक का और हमारे स्टडी मटेरियल का। यदि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में एक पैसे एक रत्ती का भी डाउट आता है बेटा, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी बिकॉज द मोर क्वेश्चन यू विल आस्क द मोर क्लैरिटी यू विल गेट ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, और आप मेरे से डाउट कैसे पूछ सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ये क्या बोलता है? बेस्ट टेक सॉल्यूशन, ठीक है, बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर, ओके, एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। बाइज एंड सेल्स कंप्यूटर एज पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस, यहाँ पे लगाएंगे नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, इट परचेस्ड 20 कंप्यूटर्स किस चीज़ के लिए? फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर, पॉइंट नंबर 1। कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर इज 20,000। It also purchased, just a minute, it also purchased a computer costing 24,000 किस चीज़ के लिए? For its accountant to be able to maintain the accounting records and printing of invoices. Suggest whether the above transaction qualify as capital expenditure or revenue expenditure transaction। देखो, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सर 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। क्या 2 ट्रांजेक्शन्स हैं? देयर आर 2 ट्रांजेक्शन्स। पहला क्या है? कंप्यूटर परचेस करने का, ठीक है सर। किसका? कंप्यूटर परचेस करने का। दोनों ही कंप्यूटर परचेस करने के हैं, पर 2 तरह के कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। 20,000 के 20 कंप्यूटर्स, राइट।
20 है। और एक कंप्यूटर आप परचेस कर रहे हो कितने का, 24,000 का 1 कंप्यूटर, ठीक है। ये आप क्यों परचेस कर रहे हो, रीसेल के लिए, ठीक है। ये आप क्यों परचेस कर रहे हो, आपका अकाउंटेंट इसको यूज़ करे, किस चीज़ के लिए, फॉर कीपिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस एंड ऑल, ओके। अब आप लोग मेरे को बताओ, मेरा बिजनेस ही है कंप्यूटर परचेज और सेल करने का, तो ये जो मेरे 20 कंप्यूटर्स हैं, ये जो मेरे 20 कंप्यूटर्स मैंने परचेस करके सेल किया है, ये जो मेरे 20 कंप्यूटर्स जो मैंने परचेस करके सेल किया है, ये क्या होगा सर, ये होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये आपके लिए स्टॉक है, ये आपके लिए स्टॉक है। क्यों, क्योंकि आपका धंधा ही कंप्यूटर खरीद के बेचने का है और आपने इनको खरीदा ही इसलिए, पर्पस ऑफ एक्सपेंस ही क्या था, खरीद के बेचना, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मगर ये जो आपका 24,000 है, क्या ये जो 24,000 है जिसे अकाउंटेंट यूज़ करेगा किस चीज़ के लिए, फॉर कीपिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये क्या होगा सर, ये मेरा असेट है, दिस विल बी माई असेट। इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट करूंगा। क्यों, क्योंकि इसको मेरा अकाउंटेंट फॉर मोर देन 1 ईयर यूज़ करने वाला है, फॉर मोर देन 1 ईयर यूज़ करेंगे, इससे बेनिफिट उठाएंगे और धंधा करेंगे। तो क्या हुआ, जो 20 कंप्यूटर मैंने परचेस किए 20,000 रुपये के, वो मेरे रेवेन्यू एक्सपेंस हो गया। जो एक कंप्यूटर मैंने परचेस किया 24,000 रुपीज़ का, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंस हो गया। अब अपन जल्दी से रीड कर लेते हैं कि नीचे लिखा क्या हुआ है। बेस्टेक सॉल्यूशन इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कंप्यूटर्स। एनी कंप्यूटर्स, ठीक है, परचेस्ड फॉर रीसेल टू इट्स कस्टमर विल क्वालिफाई एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Hence a purchase of 20,000 computer, sorry, hence a purchase of 20 computers at 20,000 amounting to 4 lakh, ठीक है, will be a part of the revenue expenditure, ठीक है। At the same time, क्या लिखा हुआ है, at the same time, अरे sorry, at the same time the computer purchased for maintaining the records and invoicing is to be able to operate the business for a longer period of time, ठीक है। मतलब क्या, आप इस कंप्यूटर को 1 से ज़्यादा साल तक यूज़ करोगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, बेनिफिट 1 से ज़्यादा साल के लिए होगा, तो ये आपके लिए क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। देयरफॉर द परचेज ऑफ ₹24,000 क्वालिफाइज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस अमाउंट विल बी अ पार्ट ऑफ द असेट्स इन द बैलेंस शीट। तो बेटा ये था हमारा क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3, जो कि हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने क्या सीखा सर, इस वीडियो में हमने सीखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ठीक है। हम किसी भी कोई भी एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। लास्ट में हमने पढ़ा क्या, कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस क्या होगा। इसके बाद हम क्या किए, हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, जो कि स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 है, हम सॉल्व किए। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इस यूनिट को और आगे पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे और आगे देखेंगे क्या है। टिल देन, सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।